नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों को बस्तर से बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बस्तर से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन मौजूदा हालात में बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से एक दूसरे को फेस करें, इसको लेकर कवायद चल रही है। बहुत कांग्रेस की भी निगाहें बस्तर पर हैं और बीजेपी के आला नेता लगातार बस्तर पर फोकस बनाए हुए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बस्तर दौरा हो चुका है और अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर का दौरा करने वाले हैं। हालांकि उनका ये दौरा जो है वो सीआरपीएफ के रेजिंग डे के सिलसिले में है, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासी समीकरण मौजूद हैं। मौजूदा हालात में बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस पर अब दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने अपनी अपनी दलीलें भी पेश कर रही हैं। इस बीच धर्मांतरण के मुद्दे ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस अपनी साख बचा पाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के नेता बढ़ते धर्मांतरण के मामले को लेकर एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी जिन जगहों पर धर्मांतरण को लेकर विवाद हो रहा है, उन जगहों पर बाकायदा दौरा भी कर रही है और दो समुदाय के बीच हो रहे हिंसक मारपीट को लेकर कांग्रेस की सरकार को दोषी ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि बस्तर में धर्मांतरण को लेकर काफी बुरे हालात हैं और मूल धर्म के आदिवासियों से मारपीट किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन कार्यवाही न कर मूक दर्शक बने हैं। वहीं मामले पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोग मूल धर्म के आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की नजर में जिन जगहों पर भी धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, उन मामलों पर बाकायदा कार्रवाई की गई है। बीजेपी के लोग ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए उन्हें साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने इस राजनीतिक स्टंट में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। वहीं अब बात करते हैं बस्तर से होकर जाने वाले सियासी रास्ते की, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने तरीके से मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। मौजूदा हालात में बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है, तो वहीं बस्तर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी लगातार बस्तर संभाग पर ज्यादा फोकस कर रही है और शायद इसीलिए एक के बाद एक केंद्रीय नेताओं का दौरा बस्तर में हो रहा है। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बस्तर आए हुए थे। उनके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू ने भी बस्तर के दौरे पर रहे और आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बस्तर दौरे पर आने वाले हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी के नेता लगातार बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत से जनता को अपनी तरफ करने में जुटी हुई हैं। उस पर बस्तर जैसे इलाके में धर्मांतरण का मुद्दा सियासत के खेल में सोने पर सुहागा से कम नहीं है, लेकिन जनता जित का सिरमौर किसे पहनाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह और साथ ही बीजेपी नेता रविंद्र सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ में। सत्यप्रकाश जी, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से कि बीजेपी बस्तर में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया बस्तर से हो गया, भले ही एक सीट उसने जीती थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में वो सीट भी उसके हाथ से चली गई। उसके बाद से लगातार आदिवासियों के मसले को बीजेपी उठा रही है और उसे ऐसा लगता है कि शायद इस बार आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठा है या सर्व आदिवासी समाज ने जिस तरह से पिछले दिनों अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, धर्मांतरण का मुद्दा जिसको बीजेपी हवा देने की कोशिश कर रही है, इन सब को लेकर उसे लगता है कि वो वापसी कर पाएगी बस्तर के रास्ते। क्या आपको लगता है कि ये कोई चुनौती बनने वाली है?
देखिए अभय जी, सबसे बड़ी बात, जितने भी आप दौरे करा लीजिए, बस्तर क्षेत्र करा लीजिए, आदिवासी क्षेत्र करा लीजिए, जी 15 सालों में इन्होंने जो हाल किया आदिवासियों की, अब मैं मूलतः बात करना चाहूँगा, आदिवासियों को इन्होंने जो हाल किया 15 सालों का अगर इतिहास देखे उठा के, तो इन्होंने जो हाल किया उसकी वजह से ये हालात इनके बिगड़े हैं बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ में। तो आदिवासी समाज जो है वो समझ चुका है, बस्तर के लोग समझ चुके हैं कि जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ छलने का काम करती है, सिर्फ और जुमलेबाजी का काम करती है। देखिए 15 साल में अगर चाहते तो आदिवासियों का स्तर जो होता है, जीवन स्तर में वो बहुत ऊपर जा सकता था, मगर आज आप बात कीजिए तो वहीं था। हमारी सरकार बनी तो गरीब प्रदेश था, वो गरीब का गरीब प्रदेश में रहा, आदिवासी हालत वहीं थे, मगर आज देखिए वहाँ सड़कें नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, 300 स्कूल रमन सरकार में बस्तर क्षेत्र में बंद हुए। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूँ 3000 स्कूल एक दिन में बंद हुए थे, ये हालात थे। आज वहाँ पे स्कूल, हमने 300 से ज़्यादा वहाँ स्कूल खोले हैं, आत्मानंद स्कूल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की अभी आपने बजट में देख सुना था, मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया है, तो हमने वहाँ विकास के नाम पे। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात कहूँगा, देखिए आप अभय जी कब बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। जब रमन सरकार थी बड़े बड़े कांड हुए, नक्सली कांड, अब हमारे शीर्ष नेतृत्व गया, झीरम कांड हो गया, उसका तो सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला, तो इससे बहुत बड़े बड़े कांड हुए, मगर आप 4-4.5 साल की अगर बात कीजिए, तुलना कीजिए, तो आपको कोई भी इतना बड़ा कांड या इस टाइप की कोई घटना बड़ी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिख रही है? देखिए आपको किसी भी क्षेत्र का विकास जरूरी है, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, वहाँ सड़कों की बात कीजिए, जो केंद्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो सड़कों के थ्रू आप दौरा कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है? आप सड़कों के थ्रू अगर जा पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि चाहे कितने भी दौरे करा लें, कांग्रेस का वर्चस्व बना रहेगा। मैं रविंद्र जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। रविंद्र जी, आपके लगातार 3 बड़े नेता बस्तर का दौरा एक के बाद एक कर रहे हैं, और आप पिछले कुछ दिनों से लगातार धर्मांतरण का मसला बीजेपी ने उठा रखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में ईसाइयों के रूप में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, उसकी संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको पिछले, चूंकि काफी समय से जनगणना हुई नहीं है तो ताजा तरीन आंकड़े तो उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन 2001 और 2011 की अगर मैं तुलना करूं तो 2001 में राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ 8 लाख थी और 2011 में 2 करोड़ 55 लाख, यानी कि इस दौरान राज्य की आबादी जो बढ़ी है वो 47 लाख बढ़ी है लगभग। और अनुपात में कहें तो ये अनुपात जो ग्रोथ का है वो 22.61% है। इसी दौरान ईसाइयों की जो संख्या बढ़ी है, उनकी जनसंख्या 2001 में 4,01,000 थी और 2011 में आकर वो 4,90,000 यानी 89,000। इसको भी अगर परसेंटेज में देखूं तो 22.31 या 22.31%। तो जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वही ईसाइयों की भी वृद्धि दर है, तो धर्मांतरण का मुद्दा आखिर उठ कैसे रहा है? धर्मांतरण का मुद्दा इसलिए उठ रहा है जी कि कांग्रेस का धर्मांतरण अवैध और छिपा हुआ एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक प्रकार के, समस्त प्रकार के अवैध एजेंडा का विरोध करती है। कांग्रेस का आप देख लीजिए, अभी नारायणपुर में जो धर्मांतरण के मामले में चर्च पर हमला हुआ, इसके पहले वहां के एसपी ने, वहां के बड़े अधिकारियों ने भूपेश सरकार को लिख के दिया, स्थिति खराब होगी, स्थिति को विकराल होने से बचाइए। लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त भूपेश बघेल जी उन अधिकारियों के, जिम्मेदार अधिकारियों की रिपोर्ट को पढ़ना भी उचित नहीं समझा, और इसी कारण वहां घटना घटी। हम धर्मांतरण का हम तो दिलेरी से बोलते हैं कि गलत हो रहा है, कांग्रेस बोल के बताए, कांग्रेस का समर्थन रहता है। इनके पिताश्री जी को देख लीजिए, कितना भारतीय हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, इतना अपमानजनक करते हैं, पूरे राज्य में कोई नहीं करता होगा। और इन्हीं लोग पूरे आदिवासियों को भड़का के, बरगला के धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। और सरकार रविंद्र जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आदिवासियों को भड़का रही है, लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो अमित शाह जी के दौरे का आदिवासी ही विरोध करते नजर आ रहे हैं, जगह जगह रैली निकाल रहे हैं और अमित शाह के दौरे का विरोध कर रहे हैं। तो आप जिन आदिवासियों का भला करने की बात कर रहे हैं वही आपके खिलाफ दिखाई देते हैं। नहीं, ये कांग्रेस द्वारा समर्थित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तकलीफ है कि केंद्र से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो तो काम करने के लिए आ रहे हैं। हम तो इतना ज्यादा बस्तर का विकास किए हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, अभी सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि हमने 15 साल में हमने आदिवासियों का ही किया। अरे 2003 में हमारी सरकार है, क्यों आई? हमने काम किया। 2008 में हमारी सरकार है, हमने काम किया।
2013 में हमने काम किया, इसलिए आदिवासियों का समर्थन मिला। 2018 में धोखे से सरकार चली गई क्योंकि इनका घोषणा पत्र गलत था। रही बात अमित शाह जी का या जेपी नड्डा जी का विरोध करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कांग्रेस के बरगलाने का है। मैं बता रहा हूँ, चलिए, ये सीधा आरोप कांग्रेस पर है, इसलिए जवाब भी कांग्रेस से ही लेते हैं। बिल्कुल जी जी, आपका आरोप चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस पर है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, एक बार पहले आपके आरोप का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने सीधे सीधे कहा है कि आदिवासियों को कांग्रेस बरगला रही है। देखिए अभय जी, ये मैं देखता हूँ हमेशा हर बीजेपी कार्यकर्ता या जो प्रवक्ता जो डिबेट में आते हैं, उनके सामने अगर आप सच्चाई बयां कर दीजिए, जैसे आपने एक सच्चाई रखी, ये तो उन पे कैसे इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता बना दिए। मतलब इनके अगर सामने सच्चाई रख दिए तो तुरंत कांग्रेस के कार्यकर्ता बना देते हैं, कांग्रेस नेता में। भाई वहां के आम जनता का विरोध कर रही है तो उसका सामना करो ना। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इनके नेता यहाँ आ रहे हैं, इनके पदाधिकारी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, मगर बस्तर के लिए क्या लेके आ रहे हैं ये बताइए ना। केंद्र में आपकी सरकार 8 साल से है, 15 साल यहाँ रही, आपने बस्तर के लिए क्या किया, क्या पैकेज दिया आपने, कुछ विकास की बात की गई। यहाँ बस आप आते हैं नौटंकीबाजी करने के लिए, दौरे करने के लिए। देखिए विकास की मैं बात करूँ कि आदिवासी समाज है, वहां सबसे ज्यादा वनोपज होती है, 6 वनोपज खरीदी करते थे, आज हम कितना कर रहे हैं, 75 वनोपज। फिर उसके बाद आप तेंदुपत्ता संग्रहण की बात कर लीजिए, आज हम 4000 रुपए दे रहे हैं, वो 2500 रुपए देते, तो हम तो बढ़ोतरी कर रहे हैं और हर चीज उनको दे रहे हैं। आदिवासियों को जो चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात करें, हम वहाँ पढ़ाई की स्कूल खोल रहे हैं, आत्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, तो हर चीज के वहाँ विकास की बातें कर रही है। मगर इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की बात। और ये मैं एक और बात आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा। देखिए आदिवासियों जो बरकराने की बात रविंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, बहुत ही बेशर्मी से बोल रहे हैं। नारायणपुर की जो घटना हुई उसमें जिसको पकड़ा गया वो कौन है ये बता दे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, कवर्धा की घटना, वहां कौन है, इनके लोग। यहाँ दुर्ग की बात करें, कौन आता है, जहां भी उस टाइप की घटना होती है, धार्मिक उन्माद होता है, जाति धर्म की जो लड़ाई होती है, धर्म के धर्म पर जो लड़ने की बात होती है, वहां इन्हीं के लोग क्यों होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोले, पूरी बीजेपी का काम है, तो आपके केंद्रीय नेतृत्व से इनका देख लीजिए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते हैं, तो सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने काम करें। और अभी चुनावी साल में हमको मालूम है कि होगा। रविंद्र जी के पास चलते हैं, सत्यप्रकाश जी रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, ये तो आरोप घूमकर आपकी तरफ ही आ रहा है। आपने कहा कांग्रेस बरगला रही है, कांग्रेस कह रही है आप बरगला रहे हैं, बरगला कौन रहा है? जी जी, हकीकत में कांग्रेस बरगला रही है। तो कवर्धा का उदाहरण दे रहे हैं। झंडा क्या कहते हैं, विवाद जो हुआ, किसने उतारा? नगर निगम ने झंडे को उतारने में भूमिका निभाई। कांग्रेस की वहां सरकार है, स्थानीय निकाय में कांग्रेस की सरकार, आप उठाकर देख लीजिए, झंडे को उतारने में नगर निगम गई हुई थी। और ये बोल रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, अरे तो किसी मंदिर में राजनीतिक दल का झंडा थोड़ा ना लगाओगे, किसी मंदिर को राजनीति का अखाड़ा थोड़ा ना बनाओगे। ये पहले बताओ ना, आप लोग हर जगह राजनीति चाहिए, मंदिर जैसी जगह को आपको राजनीति चाहिए, पब्लिक के सामने आप दिखाते हो हम राम राम के, मगर आप उसमें राजनीति ढूंढते हो। आपके पास मुद्दा नहीं है। रविंद्र जी, आप सबसे बड़ी बात यह बता दीजिए कि यहाँ पे मुद्दों के चार पे चलिए इस बीच बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों की तूतू मैं के बीच में, इस बीच में बस्तर से ही मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी चूंकि वहां की नब्ज को ज्यादा बेहतर समझते होंगे, वहीं की पत्रकारिता कर रहे हैं। मनीष जी स्वागत है आपका एशियन में। जो चर्चा हम मनीष जी आपके आने के पहले कर रहे थे कि हमने देखा है कि बीजेपी लगातार बस्तर पर फोकस कर रही है, उनके 2 बड़े केंद्रीय नेताओं के दौरे हो चुके हैं और अब जो है खुद जो अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। भले ही दौरे का बहाना सीआरपीएफ का रेजिंग डे है, लेकिन बस्तर में उनका आना अहमियत रखता है, क्योंकि जब वो कोरबा आए थे तब भी उन्होंने बस्तर की आदिवासियों की चर्चा की थी। जो समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी आरक्षण में कमी और धर्मांतरण के मुद्दे को उठा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी पूरे गणित को पलट पाएगी? 2018 से 2023 के बीच जो गणित बना है उसको पलट पाएगी? देखिए सर, राजनीति संभावनाओं का खेल है और जहां तक संभावनाएं जो है वो हर राजनीतिक दल तलाशता है। इस साल 2023 में छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कमर कस ली है और कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जिस प्रकार के हालात अभी बस्तर के बने हैं, बस्तर में कांग्रेस का पूरा एक तरफा कब्जा है 12 विधानसभा की सीटों पर। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक चुनौती के रूप में लेकर के बस्तर में अपनी पैठ फिर से स्थापित करने की कवायद शुरू की है। चाहे केंद्रीय नेताओं की बात करें, स्थानीय नेताओं की बात करें, राज्य के नेताओं की बात करें, लगातार उनका फोकस बस्तर और आदिवासी समाज लगातार। चूंकि आप वहां लगातार मनीष जी बने हुए हैं और वहां निगाह भी रखते हैं, क्या आपको लगता है धर्मांतरण बस्तर के आदिवासियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? निश्चित रूप से देखिए, धर्मांतरण का जो प्रभाव अभी देखने को आ रहा है
ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार से बस्तर में जितने बड़े पैमाने पर अभी आपने जो आंकड़े दिए, ये जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आदिवासियों में धर्मांतरण का जो औसत बढ़ा है, और आदिवासियों को लगता है ये उन वजूद की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आदिवासी अल्पसंख्यक बनता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज अपनी अलग एक मुहिम चलाया हुआ है, राजनीतिक दल जो अलग चलाए हैं, संघ अलग चलाया हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बस्तर में ये धर्मांतरण मुद्दा और भी मुखर होगा। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि उससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, मुझे बस्तर लगता का है कि सांप्रदायिक इससे सौहार्द नहीं बचना बिगड़ना चाहिए। चाहिए। राजनीति तो अपनी जगह है, क्योंकि बस्तर का आदिवासी बहुत सरल है, बहुत साधारण सी सोच के साथ, बहुत थोड़ी सी जरूरतों के साथ रहता है। मैंने अपने बस्तर दौरे में हर बार इस बात को देखा है और बहुत करीब से महसूस किया है, जिसको कहते हैं ना कि आहा ग्राम में जीवन भी क्या है, थोड़े में संतोष यहाँ है। तो वो संतोष दिखाई देता है बस्तर में। सत्यप्रकाश जी, इस पूरे ताने बाने के बीच में एक चीज तो बहुत साफ है कि बस्तर की लड़ाई इस बार बहुत कांटे की रहने वाली है। आपकी चुनौती बहुत बड़ी है, पूरा गढ़ आपका है, लोकसभा भी आपके पास, सभी विधानसभा सीटें भी आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष तो उभरा है बीच में। आप इस असंतोष पर काबू पाकर आदिवासियों का भरोसा दोबारा कैसे जीतेंगे? देखिए अभय जी, मैं थोड़ी सी आपकी बात को समर्थन नहीं करूंगा। देखिए असंतोष नहीं है। आप देखिए उपचुनाव देख लिए, हम जीते, तो वहाँ पे असंतोष कोई नहीं है, वहाँ विकास के काम हो रहे हैं। हम वहाँ पे अब देखिए, वहाँ बस्तर बटालियन 15 साल उन्होंने क्या सोचा, हमने बस्तर बटालियन का यहाँ पे गठन किया ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके। हमने रीपा का जो प्रोग्राम चल रहा है वो वहाँ पे भी चलता है, गाँव के युवा को वहाँ पे नौकरी मिल जाएगा। और अब मैं थोड़े धर्मांतरण में बोलना चाहूँगा। देखिए धर्मांतरण 15 साल जब इनकी सरकार थी भाजपा की, सबसे ज्यादा चर्चे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला ऑन रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा चर्चे उस समय बने। अभी 4 साल में देख लीजिए। और इनके मैं एक स्वर्गीय इनके दिलीप सिंह जुदेव जी, इनके बहुत बड़े जो नेता थे प्रदेश के, वो घर वापसी का कार्यक्रम चलाते थे। रमन सिंह जी यहाँ पे धर्मांतरण की बात को मना कर रहे हैं और वो घर वापसी कार्य, तो ये क्यों होता था? अगर आपके समय में धर्मांतर नहीं होता था तो आप ही के नेता को घर वापसी कार्यक्रम क्यों चलाना पड़ता था? सबसे बड़ी बात तो यहां। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बोलना चाहूंगा कि इनका सिर्फ और सिर्फ काम आदिवासियों को बरगलाने की राजनीति है। इनके पास जब मुद्दे नहीं है तो आदिवासी को बरगलाने के और एक भ्रम फैलाने की। देखिए आप जहां बोलते हैं ना, झूठ के पैर जब तक सत्य के पैर खुलते नहीं तब झूठ बहुत आगे चला जाता है। तो ये वहां आदिवासी समाज में जाके जानबूझ के प्रोपेगेंडा बनाते हैं धर्मांतर, ताकि लोगों के बीच में एक गलत अफवाह फैले और वहां पे लोग ऐसे उग्र हो और कुछ आंदोलन करें। इनको सिर्फ और धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे लड़ाने की राजनीति से चलिए रविंद्र जी के पास एक सवाल बस जी 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 बताएं रविंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पास एक लॉजिकल मुद्दा कौन सा है? देखिए आदिवासी की बात करी मैं तो बोलता हूं इनको 32% आदिवासी माफी मांगते हैं। चलिए वो लॉजिकल मुद्दे की तलाश करते हैं। आरक्षण नौकरी काम भी नहीं हो किया, आदिवासी आरक्षण मिल जाता है। सत्यप्रकाश जी, रविंद्र जी जो बात घूम घूम कर आती है कि अगर हम वाकई किसी का भला चाहते हैं तो उसके लिए कंक्रीट क्या है? ठीक है, धर्मांतरण एक मुद्दा है, मैं जानता हूं लोगों के लिए धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, उनकी भाषा बोली, सब उससे लोगों को बहुत प्यार होता है, क्योंकि उसके बिना किसी भी आदमी की पहचान नहीं है। लेकिन किसी भी कंक्रीट गवर्नेंस के लिए ठोस मुद्दे होने चाहिए। वो ठोस मुद्दे क्या हैं जो 15 साल में आप नहीं कर पाए? ऐसा क्या करेंगे अगर आप सत्ता में आ गए तो? बिल्कुल, अब मैं आपको ठोस कॉन्क्रीट जो आपको पूछ रहे हैं मुद्दे छत्तीसगढ़ में बताता हूँ। अभी धर्मांतरण से हट जाऊं तो सबसे बड़ी बात है, क्या इन्होंने जन घोषणा पत्र में शराबबंदी नहीं किया? इन्होंने क्या बेरोजगारों को 2,500 रुपए इन्होंने दिया? और देने की अभी जब चर्चा कर रहे हैं प्रकार 2003 का घोषणा पत्र 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता आपका था। आप वो जवाब लेते हैं। सत्यप्रकाश जी बात पूरी करने देते हैं। सत्यप्रकाश जी रविंद्र जी को बात पूरी करने देते हैं, आपको फिर मौका दूंगा मैं। रविंद्र जी, तकलीफ होती है ना जब मैं बोलता हूँ तो दूसरा कि क्या ये बेरोजगारी भत्ता दे पाए, और दिए तो कितने प्रकार की शर्त रखे? क्या नियमित कर्मचारियों को नियमित कर सके? बस्तर में आउटसोर्सिंग का हम पे आरोप लगाते थे, आउटसोर्सिंग को बहुत अच्छा से किया। कितना मैं बताऊं, रसोईया संघ आज हड़ताल पे 90 बार क्या कहते कर्मचारी हड़ताल में है। छत्तीसगढ़ में अन्य मुद्दों की बात करेंगे, सरकार पूरी तरह असफल है। मैं अभी धर्मांतरण और आदिवासियों के आरक्षण के मामले पे चर्चा करना चाह रहा था, जैसा सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे। पहले तो ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। 2014 में केंद्र सरकार की गवर्नमेंट थी, 49 करोड़ रुपए मात्र दिए थे हमको, क्या कहते हैं नक्सली मामले, सॉरी 94 करोड़। हमने 140 करोड़ रुपए अभी दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने दिया है।
आपको लगभग 1.5 गुना पैसा दे रहे हैं, आप ये कर ले। लाल आतंक पे आप कल परसों क्या कहते हैं, बस्तर की स्थिति गिना रहे हैं। कल परसों कितने जेसीबी चलाए, ट्रैक्टर, और लगातार घटनाएं हो रही है। इस साल 96 नागरिक मारे गए और आप बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं। घटना कम हुई, 80% कम हुई प्रदेश में जब से आपकी सरकार तब से कम हुई है। गलत अफवाह मत फैलाइए चैनल में बैठ के। आप पहले एनसीआर रिकॉर्ड देखिए, उसमें क्या दिख रहा है। आप सिर्फ भगवानी की राजनीति मत कीजिए, आपके पास मुद्दे नहीं, ये बड़ी बात है। आप नक्सली घटना आपके समय कितनी होती थी? जीरम कांड आपके समय में हुआ है, हमारे समय में क्या हुआ आप बताइए। बड़ा कांड हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने का काम किया, आपने शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने का आपने किया है। ये आपका राज था, हमारे राज में ऐसी कोई घटना नहीं होती। हम विकास के नाम पे काम करते हैं, विकास का वोट मांगते हैं, आपके जैसे नक्सली घटना करवाने का काम नहीं करते। चलिए एक सवाल मैं रविंद्र जी से पूछता हूँ। रविंद्र जी, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, किसी का कोई फेवर नहीं, लेकिन मैं भी लगातार छत्तीसगढ़ को काफी वर्षों से देख रहा हूं। कई घटनाएं तो मैं आपको बताता हूं जो आपके शासनकाल में हुई। ताड़मेटला की घटना आपके शासनकाल में हुई, चिंगावरम बस ब्लास्ट आपके समय में हुआ, महिमा गावड़ी की घटना आपके समय में हुई। ऐसी घटनाएं पिछले 4 साल में कितनी बड़ी घटनाएं आपको दिखाई जाती हैं, एक को छोड़कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। नक्सली एक प्लानिंग के तहत काम करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके बाद बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम तो नक्सल हमले पे लगातार सरकार संघर्ष कर रही थी, और आज नक्सली यही अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे घटनाओं पे, और ये बड़ी घटनाएं नहीं कर रहे हैं। लेकिन 96 नागरिक मारे गए हैं। आप एक बार इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 10 सालों में एक बार भी 96 नागरिक एक साल में नहीं मारे गए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मनीष जी बिल्कुल मनीष जी को अपनी बात, मैं आपके पास आऊंगा सत्यप्रकाश जी, एक बार मनीष जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी मनीष जी, क्योंकि एक निष्पक्ष ओपिनियन भी बहुत आवश्यक है, इसलिए मनीष जी को साथ जोड़ा भी है। मनीष जी, ये तमाम मुद्दे जो हैं बार बार घूम कर आते हैं। देखिए, नक्सलिज्म और बस्तर का ऐसा एक साथ हो गया जिसको हम में से हर आदमी चाहता है कि वो समाप्त हो जाए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, देश के लिए कभी भी इंसर्जेंसी शुभकर तो नहीं होती, कोई भी शुभंकर नहीं होता। इन तमाम चीजों के बाद आरक्षण का मसला, धर्मांतरण का मसला, असंतोष या संतोष का मसला, इन सब के बीच बस्तर चाहता क्या है? देखिए, बस्तर चाहता है शांति, बस्तर चाहता है विकास, बस्तर चाहता है युवाओं को रोजगार, बस्तर चाहता है डेवलपमेंट, बस्तर चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बस्तर चाहता है जो मूलभूत सुविधाएं जो बस्तर में आजादी के 7.5 दशक बाद तक नहीं पहुंच पाई। जी, ऐसा लगता है मनीष जी से संपर्क टूट गया। सत्यप्रकाश जी, जो तमाम चीजें दिख रही हैं उसके बीच विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। मनीष जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी करिए। तो ये दुर्भाग्य की बात यह है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल जो बस्तर और छत्तीसगढ़ में राज्य की राज करते रहे हैं या राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बस्तर के मूल मुद्दों से भटक चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। मैं कहीं ना कहीं इस बात को बोलने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करता कि बस्तर का विकास दोनों राजनीतिक दलों का कभी पैमाना नहीं रहा है। रायपुर और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का विकास बट करके रह गया है। बस्तर और सरगुजा आज भी विकास के लिए चुनौती बना हुआ है। और जब तक ये राजनीतिक दल, देखिए, गरीब व्यक्ति का विकास किसी भी राज्य के लिए बड़ी चुनौती होनी चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक दल के हो हल्ले में, और चूंकि बस्तर इसलिए उस दूसरे शोरगुल में जो है बस्तर के विकास का मुद्दा खो चुका है। बिल्कुल मनीष जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बस्तर के भोले वाले आदिवासी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते। सत्यप्रकाश जी, जो तमाम तरह के सियासी दांवपेच, तमाम तरह के सियासी आरोपों के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला यह है कि कोई व्यक्ति विकास का कैसा मॉडल चाहता है, क्या उससे कभी पूछा जाता है? हम अब विकास की एक अवधारणा लेकर ये मान लेते हैं कि चमचमाती सड़कें होंगी तो विकास हो जाएगा, है ना, रोजगार की संभावनाएं हैं, हम वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर देंगे तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। क्या कभी बस्तर की राय जानने की कोशिश आपकी सरकार ने की कि वो किस तरह का विकास चाहता है? देखिए, हमारी सरकार वहाँ आदिवासियों की जो, देखिए, उनके पूजा पद्धति की बात कर लिए, उनके त्योहारों की बात, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया, उसको भी सरकार समर्थन करती है। तो वहाँ पे जैसा माहौल है, जैसा ज्योग्राफिकल एरिया है, वो आदिवासी क्षेत्र है, तो उस हिसाब से सरकार उस हिसाब से काम करती है। देखिए, अब बस्तर बटालियन
एक अलग बस्तर बटालियन क्यों बनाया गया? वहाँ के जो आदिवासी समाज है उसकी एक अलग तरह की मांग थी, तो उनके लिए एक बस्तर बटालियन मांगा गया। फिर कॉफी का उत्पादन वहाँ किया जा रहा है, तो वहाँ पर्यावरण ऐसा है, तो हमारी सरकार वहाँ के लोगों के मन मुताबिक काम कर रही है, विकास के काम कर रही है। और वहाँ पे शिक्षा नीति तो पढ़ाई का स्तर बढ़ाया गया, वहाँ हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम भी है, वहाँ सड़कें का बनाएगी, तो विकास जो हर तरीके से करी जा रही है। जो एक मॉडर्न डेवलपमेंट बोला जाता है वो भी हो रही है, सड़क के हिसाब से बात कर लीजिए, बिजली के हिसाब से बात करिए, स्कूल के हिसाब से, और अगर आप गांव के हिसाब से बात कीजिए तो वहाँ पे कॉफी का उत्पादन हो गया, वहाँ पे आप उसके बाद उनके हिसाब से जो पूजा पद्धति होगी, उनके त्योहार हो गए, उसको समर्थन कर रही है सरकार। तो हर चारों तरफ से विकास की बात हो रही है मॉडर्न, क्योंकि देखिए आज के जमाने में मॉडर्न डेवलपमेंट भी जरूरी है, तब आपका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। अगर वहां पे रोजगार की सृजन पैदा होंगे, इंडस्ट्रीज कुछ लगेगी, वहां के हिसाब से जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, देखिए वहां पे अलग एक प्रावधान भी किया हुआ है, जो हमारे 2019-24 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बस्तर के अलग प्रावधान है, वहां के एनवायरमेंटल एंड स्टडीज के हिसाब से उस हिसाब का प्रावधान है। तो वहां का डेवलपमेंट है, चारों तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्न प्लस गांव के हिसाब से, और वहां के लोगों की जो रहन सहन वाली स्थिति है उस हिसाब से रविंद्र सिंह जो बात कर रहे थे, मैं इनको थोड़ा याद दिला रहा था। ये बोल रहे थे 96 इनके जब सरकार गई थी तो नक्सली हमलों में 102 लोगों की मौत हुई थी, मर्डर जो हुए थे 102। आज हमारी सरकार में सिर्फ 45 हुए, और मैं 2-3 रिकॉर्ड और चलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें ये आंकड़े गिनने ही ना पड़े, एक ही व्यक्ति की भी मौत किसी हिंसा में हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो कि एक की भी मौत ना हो, क्योंकि ये हम इस पर श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा है कि मेरे शासनकाल में कम हुई या उसके शासनकाल में ज्यादा हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक राज्य के नागरिक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में सबसे आदर्श स्थिति की कल्पना करनी चाहिए, भले ही वो उसे लागू करना कठिन हो। रविंद्र जी, पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में जनता ने बस्तर में एक तरह से आपको पूरी तरह नकार दिया, 12 में से 11 सीटें आप हार बैठे। आपको इस बार इतनी उम्मीद कैसे लगती है कि आप वहां पर अधिकांश सीटें जीत लेंगे? बिल्कुल, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमें 12 में से 12 सीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार असफल है, कांग्रेस ने कहीं कुछ नहीं किया है, और उसकी कार्यशैली यानी रविंद्र जी आपको लगता है कि नेगेटिव वोट के चलते आप जीतेंगे? हाँ, ना मैं बता रहा हूँ ना, निगेटिव और पॉजिटिव का मुद्दा नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं। आप पूरा का पूरा कांग्रेस की सरकार पर भरोसा करके बैठे हैं कि चूंकि सरकार ने काम नहीं किया इसलिए मुझे जिताया। वही मैं बोल रहा हूं, मुद्दा नहीं है इनको, मुद्दे के लिए हमारी सरकार के, हमारे नेताओं का, हमारे मंत्रियों के सहारा लेना पड़ता है, मुद्दा भी नहीं है इनके पास। या तो मैं चुप हो जाऊं? नहीं रविंद्र जी बोलिए। सबसे बड़ी बात, हमारा केंद्रीय नेतृत्व मेहनत कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। यदि वहां पर धर्मांतरण का मामला होता है हम उठाते हैं, वहां लाल आतंक का मामला होता है हम उठाते हैं, हम अपने मेहनतों पे करते हैं। हमारे 4 कार्यकर्ताओं को बस्तर में मार दिया गया, हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो आदिवासियों की अस्मिता और संस्कृति की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और सरकार की असफलता की भी बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सरकार जब वहां पर असफल होगी तो हम सरकार की असफलता पे नहीं, अपने काम पे निर्णय करते। 15 साल हमने काम किया, और क्या करिए भाजपा और कांग्रेस में, सुन लीजिए बताता हूँ। 1 रुपए किलो में बस्तर क्षेत्र में भी चावल दिया तो डॉक्टर रमन सिंह ने दिया। यही आदिवासी जब उनको चावल के नहीं होते थे, उनके भूख और प्यास से तड़पते थे, तो रमन सिंह ने उनके पेट को भरने का काम किया, जो आज उनको स्थिरता करती। और एक क्या कवासी लखमा भी क्या बोले मालूम है? बस्तर में शराबबंदी नहीं हो सकती, उनकी संस्कृति का अंग है। कवासी लखमा उनको शराबी मानते हैं? अरे शराबी नहीं, वो ताड़ी पीने वाले लोग हैं, वो छीन के पेड़ का पीने वाले। शराबबंदी का तात्पर्य और अंग्रेजी और देसी। चलिए समय की कमी है इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ रविंद्र जी, लेकिन समय की कमी के चलते मुझे अब चर्चा यहाँ रोकनी पड़ेगी। लेकिन आप दोनों राजनीतिक दलों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बस्तर के विकास के लिए प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों की बात जनता जरूर सुन रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी शुभकामनाएं बस्तर के अपने भाइयों बहनों के लिए है, जिनको कि एक अच्छा आदर्श और सुखद जीवन जीने के लिए मिले। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे बस्तर में जिस तरह से बीजेपी का फोकस बढ़ा है, और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि बस्तर में वापस उसे सत्ता में वापसी करने के लिए बस्तर की बाह पकड़नी है, उसका हाथ पकड़ना है। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।